हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। हम लोग वेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने अभी तक वेक्टर्स और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा है और आज हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स को समझने वाले हैं। हमें आज के लेक्चर में जिन भी टॉपिक्स को कवर करना है उन्हें हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है रिजल्टेंट वेक्टर्स के बारे में। इसके बाद हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी समझेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इसे भी समझेंगे। फिर हम लोग निगेटिव ऑफ अ वेक्टर को समझेंगे और आखिर में डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स को जानेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर से। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? अगर हमारे पास दो वेक्टर है और हम उन दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, तो जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हमें एक वेक्टर मिलता है। मतलब अगर आप दो वेक्टर्स को आपस में ऐड करो तो आपको हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी देखने को मिलेगा और ये जो वेक्टर क्वांटिटी आपको देखने को मिल रहा है, इस वेक्टर क्वांटिटी को ही हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। तो ये तो काफी आसान है। दो वेक्टर आपस में जुड़ेगा, एक नया वेक्टर देगा और वो जो नया वेक्टर होगा उस नए वेक्टर को हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। इसे हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है और इसमें हम वेक्टर बी ऐड करते हैं तो यहां हमें एक नया वेक्टर मिलेगा, वेक्टर आर। ये जो वेक्टर आर है इसे ही हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। तो ये काफी आसान था। आगे बढ़ते हैं। लेट्स इमेजिन हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिस पर एक फोर्स F1 ईस्ट की तरफ लग रहा है और एक दूसरा फोर्स F2 नॉर्थ की तरफ लग रहा है। तो क्या यह ऑब्जेक्ट ईस्ट की तरफ मूव करेगा या नॉर्थ की तरफ? इंट्यूटिवली हम ये जानते हैं यह ऑब्जेक्ट ना तो ईस्ट की तरफ मूव करेगा ना ही नॉर्थ की तरफ। ऑब्जेक्ट इन दोनों ही फोर्सेस के कारण नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कहीं मूव करेगा। सो ऑब्जेक्ट एक सिंगल रिजल्टेंट फोर्स आर एक्सपीरियंस कर रहा है जो कि F1 और F2 फोर्स के सम के बराबर होगा। मतलब अगर हम फोर्स F1 और फोर्स F2 को ऐड करते हैं तो यहां हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर R देखने को मिलेगा और ये R जो है वो इस F1 और इस F2 का सम होगा। अब सवाल ये है कि हम इस R वेक्टर को कैसे फाइंड करें। इस R वेक्टर को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक लॉ है जिसे हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। इस लॉ में हम करते क्या हैं, चलिए इसे समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है, इसे हम वेक्टर ए कह रहे हैं और हमारे पास कोई दूसरा वेक्टर है, वेक्टर बी। अब ये वेक्टर बी जो है ये स्पेस में कहीं भी हो सकता है। सपोज कि ये है हमारा वेक्टर बी। हम अगर इस दो वेक्टर ए और बी को ऐड करना चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम इस वेक्टर ए और इस वेक्टर बी को ऐड करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमें इस वेक्टर बी के टेल को इस वेक्टर ए के टेल से मिलाना होगा। पैरेललोग्राम लॉ में ये काफी इंपॉर्टेंट है कि पैरेललोग्राम लॉ में आपको जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है उन दोनों वेक्टर के टेल को टेल से मिलाते हैं। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के बारे में, जहां हम लोग एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से मैच करते हैं। बट पैरेललोग्राम लॉ में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो भी दो वेक्टर हमें ऐड करना है उन दोनों ही वेक्टर के टेल को एक दूसरे से मिलाते हैं। अब ये हम कैसे कर सकते हैं? तो यहां देखिए, ये जो हमारा वेक्टर बी है आप इसको पैरेलली शिफ्ट करा सकते हो। पैरेलल शिफ्टिंग से होता क्या है, जब हम किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कराते हैं तो चूंकि वो पैरेलल शिफ्ट हो रहा है इसकी वजह से उस वेक्टर के डायरेक्शन में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं आता है और चूंकि हम उस वेक्टर के लेंथ में भी किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं ला रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो जो वेक्टर है ना तो उसका मैग्नीट्यूड बदला ना ही उसका डायरेक्शन। इसका मतलब अल्टीमेटली वो वेक्टर हमारा अनचेंज रह गया।
यानी हम किसी भी वेक्टर को स्पेस में फ्रीली मूव कर सकते हैं। कंडीशन बस इतना है कि आपको उस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करना है। ठीक है, तो यहां इस वेक्टर बी को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं और शिफ्टिंग के थ्रू इस वेक्टर बी के टेल को इस वेक्टर ए के टेल से मिला सकते हैं, कुछ ऐसे। अब चलिए, आपको यह दिख रहा है कि ये जो हमारा वेक्टर ए है और वेक्टर बी है वो एक पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट पर आकर मिल चुका है। तो इससे हम एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं, एज्यूमिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एज द एडजेसेंट साइड ऑफ दैट पैरेललोग्राम। हम क्या कर सकते हैं, इस वेक्टर बी से एक लाइन ले सकते हैं जो इस वेक्टर ए के पैरेलल हो। यह है हमारा एक लाइन जो वेक्टर ए के पैरेलल जा रहा है। वैसे ही वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के पैरेलल भी हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज ये किसी बिंदु डी पर जाकर कट कर रहा है। चलिए हम इसका नाम दे देते हैं। ये हमारा वेक्टर ए है, इसे हम पॉइंट ए कह रहे हैं, इसे हम पॉइंट बी कह रहे हैं, इसे हम पॉइंट सी कह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये एक पैरेललोग्राम बन गया, क्योंकि आमने सामने के ये जो साइड्स हैं वो आपस में पैरेलल हैं। इसका मतलब ये है कि इस साइड का जो लेंथ होगा वो इस साइड के लेंथ के बराबर होगा और इस साइड का जो लेंथ होगा वो इस साइड के लेंथ के बराबर होगा और ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। आप समझ रहे हो कि ये लॉ पैरेललोग्राम लॉ क्यों कहला रहा है, क्योंकि यहां हम लोग दो वेक्टर्स को उनके टेल से ऐसे ज्वाइन करते हैं ताकि वो दोनों वेक्टर एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स बन जाएं। जब हम ऐसा कर चुके होते हैं तो यहां से हम अब रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे? यहां ये जो पॉइंट है बी, जहां ये वेक्टर ए और वेक्टर बी का टेल आकर मिल रहा है, इस पॉइंट बी से हमें सामने वाले पॉइंट डी को मिला देना है। तो ये जो एरो है हमारा, ये एरो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो सम होगा रिजल्टेंट वेक्टर आर, इस रिजल्टेंट वेक्टर आर को डिनोट करेगा। तो बेसिकली पैरेललोग्राम लॉ क्या है? अगर हमारे पास दो वेक्टर है ए और बी, हम दोनों वेक्टर को टेल से ज्वाइन कर देते हैं। इसके बाद हम एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम लोग एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो दरअसल रिजल्टेंट वेक्टर आर होता है। ध्यान हमें यह रखना है कि इस पैरेललोग्राम के दो डायगोनल्स होंगे। हमें कौन सा डायगोनल लेना है? वो डायगोनल जो इन दोनों वेक्टर के टेल से निकल रहा हो। इस डायगोनल को हम लोग, जो कॉमन टेल से निकल रहा है, उस डायगोनल को हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर आर कहते हैं। अब सवाल यह है कि इस रिजल्टेंट वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा। ये जो मैग्नीट्यूड है आर का, इसे आप आर वेक्टर का मॉड इस रूप में लिख सकते हो। ये जो होगा वो इस डायगोनल बीडी के लेंथ के बराबर होगा। हम ये जानते हैं कि किसी भी पोजीशन वेक्टर का जो लेंथ होता है वो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। तो अगर हम लोग किसी भी तरीके से इस बीडी के लेंथ को फाइंड कर लेते हैं तो ये इस वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। और फिर हम लोगों को डायरेक्शन के बारे में पता लगाना है। तो ये जो डायरेक्शन होने वाला है, यहां हम लोग इस रिजल्टेंट वेक्टर आर का एंगल विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए या फिर विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर बी निकाल देंगे। हम यहां इन दोनों ही एंगल में से कोई भी एक एंगल निकालने वाले हैं। तो यहां हम लोग एंगल अल्फा के बारे में बात करेंगे। हम लोग यहां वेक्टर आर और वेक्टर बी के बीच का एंगल बीटा भी निकाल सकते हैं। तो चलिए इन दोनों ही कैलकुलेशन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड बीडी निकालते हैं, फिर हम इस अल्फा को फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को फाइंड करते हैं। इसके लिए हम लोग दो वेक्टर लेते हैं। पहला वेक्टर जो है ये है हमारा ए वेक्टर, जिसे हम लाइन बी ए से डिनोट कर रहे हैं। ये जो है हमारा, ये है आप
ए वेक्टर, ठीक है, एरो भी दे देते हैं हम लोग। यहां ये जो BC है ये बी वेक्टर को डिनोट कर रहा है, और हमने इन दोनों ही वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों ही के टेल को इस पॉइंट बी पर मिला दिया है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, हमें एक पैरेललोग्राम बनाना है। वेक्टर ए के पैरेलल एक लाइन लेंगे हम, वेक्टर बी के पैरेलल एक लाइन लेंगे, और इस टेल से, इस टेल बी से एक डायगोनल निकलेगा जो इस अपोजिट साइड टी पर जाकर मिलेगा, और ये जो लाइन होगा ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर दर्शाने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसे हम आर लिख देते हैं। तो यहां हमारे पास गिवन क्या क्या है, तो देखिए गिवन फैक्ट्स है, ए वेक्टर जो है इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बीए लाइन के लेंथ के बराबर है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो लाइन BC के लेंथ के बराबर है, और हमें फाइंड जो करना है आर वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये हमें फाइंड करना है, ये होगा आपके BD के बराबर, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड, राइट। ये दोनों गिवन है। इसके अलावा हमें एंगल बिटवीन ए एंड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ये भी दिया हुआ है, ये है थीटा, ठीक है। तो यहां थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो चलिए देखते हैं, यहां हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, जिसके बीच का जो एंगल है ये हम लोगों को मालूम है, ये है थीटा डिग्री, ठीक है। और इन दोनों ही वेक्टर का जो सम है वो है रिजल्टेंट आर, ठीक है। तो यहां हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों का ही जो सम है ये है वेक्टर आर, ठीक है। तो इस वेक्टर आर के पास मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। फिलहाल हम लोग यहां पर इस रिजल्टेंट वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने में इंटरेस्टेड है। तो ये जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा ये लेंथ BD के बराबर होगा। तो चलिए अब हम लोग इस लेंथ BD को फाइंड करते हैं। इसके लिए हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। सबसे पहले इस लाइन BA को हम लोग एक्सपैंड करेंगे, ठीक है, और इसके बाद इस पॉइंट D से इस एक्सपैंडेड लाइन पर एक परपेंडिकुलर गिराते हैं DE। तो ये जो है ये है 90 डिग्री, और ये DE जो है वो इस BA लाइन के एक्सटेंडेड पार्ट BE पर परपेंडिकुलर है। तो इससे आप देख रहे हो यहां दो ट्रायंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, पहला DAE और दूसरा DBE। ये दो राइट एंगल ट्रायंगल बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है हमारे रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल DEA, ठीक है, इन ट्रायंगल DEA ये जो एंगल है हमारा एंगल DAE, ये एंगल CBA विच इज थीटा डिग्री, इसके बराबर होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर ये जो CB है वो इस DA के पैरेलल है, और ये जो थीटा होगा और ये जो एंगल होगा ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। चूंकि ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग है इसलिए अगर ये थीटा डिग्री का है तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, थीटा डिग्री का होगा। अब चलिए ये देखिए, अगर हम इस ट्रायंगल DEA में साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करते हैं, इफ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, तो थीटा के सामने जो साइड होता है इसे हम P कहते हैं, और 90 के सामने जो साइड है ये हमारा H है। तो इस केस में साइन थीटा जो होगा वो आपका DE बटा AD हो जाएगा, ठीक है। आप यहां देख रहे हो ये जो AD लाइन है, चूंकि ये BC के बराबर है, ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसलिए ये जो DA होगा ये इस BC के बराबर होगा। तो इस AD के जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम DE बटा
BC भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो BC है वो वेक्टर B के मैग्नीट्यूड के बराबर है, हमने यहां पर लिखा है, ठीक है। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, आप यहां लिख सकते हो, सिंस AD is equal to BC and this BC is equal to mod ऑफ वेक्टर B, ठीक है। तो यहां से आपको DE क्या मिल जाएगा, DE का लेंथ मिल जाएगा आपको वेक्टर B का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई टू साइन थीटा, ठीक है। इट मींस कि इस लेंथ को हम क्या बोल सकते हैं, इस लेंथ को हम लोग बोलेंगे वेक्टर B का मॉड साइन थीटा, ठीक है। अब हम इस AE के लेंथ को फाइंड करने में इंटरेस्टेड है ना। तो चलिए अब हम ट्रायंगल DAE में ही cos थीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर AE बटा AD। सिमिलरली AE तो AE रह जाएगा, बट AD को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम BC लिख सकते हैं, और BC जो होगा ये हमारा वेक्टर B का मॉड होगा, ठीक है। तो यहां से भी आपको एक रिजल्ट मिला, AE बराबर वेक्टर B का मॉड इंटू कॉस थीटा। तो इस AE को हम लोग कह सकते हैं वेक्टर B का मॉड कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारा AE का लेंथ हो गया, ठीक है। अब हम ट्रायंगल DEB को कंसिडर करते हैं। हमने ट्रायंगल DEB को क्यों कंसिडर करा है, क्योंकि यहां ये जो BD है ये इस 90 डिग्री का हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसमें BD जो होगा वो इस 90 के सामने होगा, मतलब ये BD हमारा हाइपोटेनस होगा और हमें BD का ही लेंथ निकालना है, बिकॉज BD जो है वो वेक्टर R का मैग्नीट्यूड है। तो जब हम ट्रायंगल DEB लेंगे तो इसमें आप ये लिख सकते हो कि BD का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा ED के स्क्वायर प्लस BE के स्क्वायर के, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ED का स्क्वायर तो आप ED का स्क्वायर लिखो, BE के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम BA प्लस AE का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ED जो होगा ये ED, आप देख रहे हो ED का लेंथ क्या है, ये है हमारा मॉड ऑफ B वेक्टर का होल स्क्वायर कॉस नहीं, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा आपका BA प्लस AE का होल स्क्वायर। तो इसे हम अंदर ब्रैकेट में ही लिखते हैं। BA क्या होगा, देखो आप यहां BA जो है वो दरअसल A वेक्टर का ही तो मॉड है, हमने यहां पर लिखा है। देखिए ये जो A वेक्टर का मॉड है ये हमारा क्या है, BA है, ठीक है। तो यहां हम BA के जगह क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं A वेक्टर का मॉड, ठीक है, प्लस मॉड ऑफ B वेक्टर कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर। अब आप अगर इसका होल स्क्वायर करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, ये बन जाएगा आपका वेक्टर A का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर B का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ वेक्टर A का मॉड वेक्टर B का मॉड कॉस थीटा। A प्लस B, इस पूरे को हम B कह रहे हैं, ठीक है। A प्लस B का होल स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB कॉस थीटा। अब आप यहां देखो, यहां वेक्टर V का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है और यहां वेक्टर B का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, वेक्टर B के मॉड के होल स्क्वायर को कॉमन लेकर यहां लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपका बन गया वेक्टर A का होल स्क्वायर प्लस
ट्वाइस ऑफ, ये जैसा है वैसा ही रह जाएगा, ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड कॉस थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1। तो चलिए, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा आपका वेक्टर बी का मॉड का होल स्क्वायर वेक्टर ए के मॉड का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी का मॉड कॉस थीटा। अब आप देखो ये आपका क्या बन गया, ये आपके BD का लेंथ मिल गया, ये हमारा स्क्वायर है। अगले स्टेप में हम इस स्क्वायर को स्क्वायर रूट अंडर के रूप में लिख देंगे और यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें मिल जाएगा BD विच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R। इसे हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B, ये जो होगा वो किसके बराबर होगा, ये होगा आपके स्क्वायर रूट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा। ठीक है, मैंने यहां पर स्मॉल ए स्मॉल बी लिया है। इस क्वेश्चन में आप कैपिटल ए कैपिटल बी लेकर चल रहे हो, तो आप इसे रिप्लेस कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी से भी कर सकते हो। तो ये बन जाएगा आपका मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया वेक्टर ए का, वेक्टर ए और वेक्टर बी का सम। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी के सम से जो ये रिजल्टेंट आर मिल रहा है हमें, उस आर का डायरेक्शन। चलिए, तो ये था हमारा वेक्टर ए, ये था हमारा वेक्टर बी, एरो ऐसा है बी से ए के तरफ बी से सी के तरफ, इन दोनों का टेल पॉइंट बी पे मिल रहा है। तो जब हम इन दोनों ही वेक्टर को ऐड करते हैं तो इससे एक रिजल्टेंट प्राप्त होता है हमें, और वो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, इस पैरेललोग्राम के डायगोनल BD के बराबर। ये एरो आपको दिख रहा होगा यहां। ठीक है, तो ये हो गया मेरा रिजल्टेंट R। अब सवाल ये है कि ये जो रिजल्टेंट R है इसका डायरेक्शन क्या होगा। अब डायरेक्शन देखो आप कैसे बता सकते हो, आप ये बता सकते हो कि ये वेक्टर R जो है वो वेक्टर A के सापेक्ष में कहां है, मतलब वेक्टर R का डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर A बता सकते हो आप, वेक्टर R का डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर B भी बता सकते हो। अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक एंगल बता देते हो तो अल्टीमेटली आपको रिजल्टेंट वेक्टर R का लोकेशन पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां हम सपोज करते हैं कि वेक्टर R और वेक्टर A के बीच का जो एंगल है वो है अल्फा। ठीक है, तो आप यहां देखो हमने पिछले स्लाइड में ये फाइंड किया था कि A से E का जो लेंथ है ये क्या है, ये है आपके वेक्टर B के मॉड का कॉस वैल्यू, मतलब वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, और ये जो है ये है आपका मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा। ठीक है, ये 90 डिग्री है। अब आप यहां देखो अगर हम ट्रायंगल डी ई ए को कंसिडर करें तो इस ट्रायंगल में tan अल्फा क्या होगा, यहां बात कर रहे हैं tan अल्फा की, तो यहां अल्फा है क्या, अल्फा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर R एंड वेक्टर A। ठीक है, अगर हम अल्फा के बारे में बता पाते हैं इट मींस कि हम वेक्टर R के लोकेशन के बारे में बता रहे हैं, मतलब हम वेक्टर R के डायरेक्शन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए यहां tan अल्फा क्या होगा, तो tan अल्फा जो होगा वो होगा DE बटा BE के बराबर। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो DE बटा BA प्लस
ए ई, और आप डी का लेंथ तो जान ही रहे हो, ये क्या हो गया वेक्टर बी का मॉड साइन थीटा डिवाइडेड बाई बी ए। बी ए क्या है, बी ए जो है वो वेक्टर ए का मॉड है। वेक्टर ए जो है वो इस डायरेक्शन के साथ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को जब हम साथ में लिख रहे हैं तो वो वेक्टर ए है, बट इसका अगर हम सिर्फ लेंथ निकालना चाहते हैं, अगर हम सिर्फ बी ए लेंथ की बात करें तो ये वेक्टर ए का मॉड होगा, ठीक है। प्लस ए ई क्या है, मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। तो आप यहां देख पा रहे हो कि आपको यहां tan अल्फा का फॉर्मूला मिल चुका है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका वेक्टर बी साइन थीटा बटा मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, ठीक है। तो इसे हम एक जगह लिख सकते हैं ऐसे, एज अ फॉर्मूला हम इसे याद रख सकते हैं, दैट tan अल्फा इज इक्वल टू वेक्टर बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका tan अल्फा। यहां हम tan अल्फा निकाल रहे हैं, अगर आप यहां tan बीटा भी निकालना चाहो तो आप सिमिलरली tan बीटा निकाल सकते हो, और ये आपको मिलेगा वेक्टर ए का मॉड साइन थीटा बटा वेक्टर बी का मॉड प्लस वेक्टर ए का मॉड कॉस थीटा, ठीक है। ये हमने निकाल लिया वेक्टर बीटा, ठीक है। ये हमने बीटा निकाल लिया। बीटा जो है वो वेक्टर आर का एंगल बताएगा वेक्टर बी के सापेक्ष में। अब देखो, जब आपको थीटा पता होगा, ये थीटा आपको मालूम है, और आपको अगर अल्फा पता चल जाए, तो आप ये वेक्टर, ये जो बीटा है, इसे आप कैसे फाइंड कर सकते हो। ये बीटा बराबर आप सिंपली थीटा डिग्री माइनस अल्फा ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप चाहो तो ये फॉर्मूला यूज करके भी बीटा फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास ये दोनों ही ऑप्शन है, बट जो मूल फॉर्मूला है, जो मेन फॉर्मूला है, वो है आपका ये tan अल्फा इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा बटा मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। अब देखो, बच्चों को ये फॉर्मूला याद रखने में काफी दिक्कत होती है, तो इसका बहुत ही सिंपल सा टेक्निक आप याद रख सकते हो कि हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं, अल्फा का tan वैल्यू निकाल रहे हैं। तो tan क्या होता है, साइन बाई कॉस। तो साइन जो है ये हमें ऊपर रखना है, और कॉस जो है ये हमें नीचे रखना है, और साइन और कॉस दोनों के साथ ही एज कोफिशिएंट यहां मॉड ऑफ वेक्टर बी ही होगा। चूंकि आप एंगल, ये जो अल्फा है ये वेक्टर आर का एंगल है वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में, तो वेक्टर ए को आपको यहां पर लिख देना है बिना किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साथ गुना किए हुए। यहां भी आप देख रहे हो, अगर हम वेक्टर बी के रिस्पेक्ट में वेक्टर आर का एंगल निकालना चाहते हैं, बीटा निकालना चाहते हैं, तो यहां पर वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर बी जो है वो अलग रखा गया है बिना किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से जोड़े हुए, गुना किए हुए, और यहां हमारा वेक्टर ए आ गया है। यहां भी साइन थीटा बटा कॉस थीटा ही है। तो ये एक टेक्निक हो सकता है इस फॉर्मूला को याद करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को समझना है। अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है, ठीक है, और हमारे पास वेक्टर बी है, तो आप वेक्टर ए स्पेस में कहीं भी हो, वेक्टर बी स्पेस में कहीं भी हो, आप वेक्टर बी को पैरेलली शिफ्ट कराकर वेक्टर ए के हेड से जोड़ सकते हो, या फिर आप वेक्टर ए को वेक्टर बी के हेड से जोड़ सकते हो। यहां मैंने वेक्टर ए के हेड पर वेक्टर बी को रखा है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम रूल में हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी के टेल को ज्वाइन करा था। इस केस में हम वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के टेल को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ट्रायंगल लॉ में क्या करते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप वेक्टर बी के टेल को वेक्टर ए के हेड से जोड़ते हो, ठीक है। ये याद रखिएगा, हम यहां हेड को जोड़ रहे हैं टेल से, ठीक है। कब, जब हमें ट्रायंगल लॉ यूज करना है, ठीक है। कब, जब हमें
ट्रायंगल लॉ यूज करना है। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ बहुत ही सिंपल सी बात कहता है, वो कहता है कि अगर आपके पास एक वेक्टर ए है और आपके पास कोई वेक्टर बी है, तो आप उस वेक्टर बी को पैरेलली शिफ्ट कराकर आप वेक्टर ए के हेड से उसे ज्वाइन कर दो। ये है आपका वेक्टर बी। तो यहां इस वेक्टर ए के टेल से इस वेक्टर ए के हेड तक जो एरो ज्वाइन कर रहा होगा, इस एरो को ही हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर आर कहेंगे। जैसे आप यहां फिगर में देख सकते हो, ये हमारा वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, वेक्टर बी वेक्टर ए के हेड पर है। तो यहां हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा लाइन आ गया। ये जो लाइन है जो वेक्टर ए के टेल से स्टार्ट हो रहा है और वेक्टर बी के हेड तक जा रहा है, ये लाइन बेसिकली एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। और ये जो लाइन है, इसी लाइन को आप वेक्टर आर बोल रहे हो। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, ये एग्जैक्टली वैसा ही है। आप यहां पर पैरेललोग्राम लॉ भी लगा सकते हो। ठीक है, पैरेलली शिफ्ट कराकर, और आप सेम फॉर्मूला जो हमने पीछे डिराइव करा है, सेम फॉर्मूले से हम इस वेक्टर आर का लेंथ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और हम इस वेक्टर आर और इस वेक्टर ए के बीच का ये जो एंगल है अल्फा, इसे भी सेम फॉर्मूला यूज करके फाइंड कर सकते हैं। तो ये था आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को हम लोग मल्टीपल एंगल के लिए भी यूज कर सकते हैं। सपोज ये है मेरा वेक्टर ए, आपके पास एक दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, तो आप उसको यहां इसके टेल को वेक्टर ए के हेड से जोड़ दो, तो ये वेक्टर बी हो गया। अगर अभी हमें यहां रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, तो ये जो होगा ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। सपोज दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर R1। बट अगर हमारे पास तीन वेक्टर है, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी, अब वेक्टर सी कहीं भी हो, आप उसे पैरेलली शिफ्ट कराकर वेक्टर बी के हेड से जोड़ सकते हो। ये हो गया आपका वेक्टर सी। अब अगर आपको इन तीनों ही वेक्टर, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी, अगर आपको इन तीनों ही वेक्टर का सम चाहिए और आप अगर इसे वेक्टर आर बोल रहे हो, तो बेसिकली ये वेक्टर ए और बी जिसका रिजल्टेंट हम R1 वेक्टर बोल चुके हैं, इन दोनों का ये रिजल्टेंट होगा। मतलब ये जो हमने एरो दिया, ये है आपका R1 वेक्टर, ये आप देख रहे हो इसका टेल यहां हेड है, सी का टेल जो है वो R1 के हेड पर है। तो यहां भी आप ट्रायंगल लॉ लगाकर ये एक वेक्टर बना सकते हो जिसे हम वेक्टर आर बोल रहे हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। तो बेसिकली ये जो रिजल्टेंट वेक्टर हुआ, वो वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों का ही रिजल्टेंट वेक्टर होगा, तीनों का ही सम होगा। और आप इसको इस तरीके से और भी वेक्टर ले सकते हो, बहुत सारे वेक्टर्स ले सकते हो, और लास्टली आपको इस टेल से उस हेड को ज्वाइन कर देना होगा। वो उन सारे ही वेक्टर, अगर मान लीजिए ये वेक्टर डी है और ये वेक्टर ई है, तो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी और वेक्टर ई, इन सारे ही वेक्टर्स का सम जो होगा वो ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ को हम लोग बहुत सारे वेक्टर्स पर अप्लाई कर सकते हैं, अगर हमें बहुत सारे वेक्टर्स को एक साथ जोड़ना है तो ये था हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट हमें जानना है निगेटिव ऑफ अ वेक्टर के बारे में। अगर आपके पास कोई वेक्टर है ए, ठीक है, तो वेक्टर ए एक एरो के माध्यम से हम डिनोट कर सकते हैं। इस एरो का जो लेंथ होगा वो इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होगा, और ये जो एरो हेड आपको दिख रहा है वो इस वेक्टर ए का डायरेक्शन सूचित करेगा। ठीक है, जब हम वेक्टर ए लेते हैं और इसे हम वेक्टर ए कह रहे हैं एरो के माध्यम से, तो माइनस वेक्टर ए जो होगा वो बेसिकली एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के ही बराबर हो, पर उसका डायरेक्शन वेक्टर ए से जस्ट अपोजिट हो। जैसे ये जो हमारा है वेक्टर ए, जो हमने एक एरो से डिनोट करा है, तो ये है हमारा वेक्टर ए है। अगर हम सेम वेक्टर में एरो को चेंज कर दे, आप ये ले लो ऐसे, ठीक है, अब ये एरो हेड अगर हम ऐसे बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, इन दोनों का लेंथ तो सेम है, बट ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन में 180 डिग्री का शिफ्ट आ गया है, मतलब ये जस्ट अपोजिट हो गया है। ठीक है, तो अगर ये है हमारा वेक्टर ए है, तो ये माइनस ऑफ वेक्टर ए कहलाएगा। तो निगेटिव ऑफ वेक्टर ए क्या होता है,
निगेटिव ऑफ वेक्टर ए बेसिकली दिए गए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका डायरेक्शन दिए गए वेक्टर के जस्ट अपोजिट होता है। तो निगेटिव वेक्टर का बस इतना ही काम है। तो आप एक बात याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट नोट है ये, मॉड ऑफ माइनस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए। आगे हमें सीखना है डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर। इसे समझ लीजिए, जैसे हमने अभी वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड किया और इसका मैग्नीट्यूड हमें मिला रूट अंडर वेक्टर ए का मॉड स्क्वायर, बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी प्लस ट्वाइस ऑफ the product of the magnitude of vector a and b and the cos value of angle between them। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है दो वेक्टर के एडिशन का मैग्नीट्यूड का। ठीक है, अब हमें जानना है कि अगर हम वेक्टर a से वेक्टर b को घटा दे तो इससे भी हमें एक रिजल्टेंट प्राप्त होगा, हम इसे r1 रिजल्टेंट कह रहे हैं। तो इस r1 वेक्टर का मॉड क्या होगा, मतलब इस r1 वेक्टर का इस a माइनस बी वेक्टर का मॉड हम लोगों को निकालना है। तो ये देखिए ये क्या हो सकता है, आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो क्या, वेक्टर a प्लस माइनस ऑफ वेक्टर b, इसे तो हम लिख ही सकते हैं, माइनस वेक्टर b को हम प्लस और ब्रैकेट लेकर माइनस वेक्टर b लिख सकते हैं। अब मैंने आपको बताया कि अगर ये है आपका वेक्टर a, ये है आपका वेक्टर b, ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ से या फिर पैरेललोग्राम लॉ से हम ये जानते हैं कि ये जो होगा, अगर हम इसे ऐसे कर दें, एक पैरेललोग्राम बना दें, तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है a प्लस बी का। ठीक है, इसे हम एक नाम दे रहे हैं आर वेक्टर। ठीक, तो ये हमारा आर वेक्टर हो गया। लेकिन अगर हमें a वेक्टर में b वेक्टर जोड़ना नहीं, b वेक्टर घटाना है, मतलब हमें यहां वेक्टर a में माइनस ऑफ वेक्टर बी को जोड़ना है। तो हमने अभी पीछे पढ़ा कि बी वेक्टर जो होता है उसका निगेटिव बेसिकली एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के ही बराबर होगा, बस डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा। मतलब यहां से आप 180 डिग्री टर्न ले लो, घूम जाओ। ठीक है, ये हो गया हमारा वेक्टर माइनस वेक्टर बी। ठीक है, इसे आप एक ब्रैकेट के अंदर ले लो। अब अगर हम वेक्टर ए और वेक्टर बी के सम की बात करें, हम यहां क्या कह रहे हैं, वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के सम की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये होगा रूट अंडर मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस। अब आप यहां देखो, ए से बी के बीच का जो एंगल है वो है थीटा, और इस b और माइनस बी के बीच का जो एंगल है वो है 180। तो अगर हम यहां a से माइनस बी तक आते हैं तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 प्लस थीटा। इस चीज को आप ध्यान से समझिए। अब देखिए ये तो हमारा मॉड ऑफ वेक्टर a रह जाएगा। हमने अभी जस्ट पढ़ा कि मॉड ऑफ माइनस वेक्टर b का होल स्क्वायर जो होता है वो b वेक्टर के मॉड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम यहां पर इस माइनस को बाहर लेकर नहीं आएंगे, ये बेसिकली मॉड ऑफ वेक्टर b के ही स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर a, और ये भी हमारा क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर b। अब देखो कई बच्चे गलती ये करते हैं, ये माइनस को यहां लाते हैं, यहां माइनस आने वाला है बट वो माइनस इस माइनस की वजह से नहीं आने वाला है, उसे आप ध्यान से समझिए, क्योंकि आप ये जान रहे हो माइनस वेक्टर बी का जो मॉड होगा और वेक्टर बी का जो मॉड होगा वो दोनों इक्वल होगा। यहां हमारे पास cos 180 प्लस थीटा है, तो cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, हम ये जानते हैं cos 180 प्लस थीटा जो होता है वो माइनस cos थीटा के बराबर होता है। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो माइनस cos थीटा। ठीक है, तो यहां से आपको एक फॉर्मूला मिल जाता है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड जो होगा ये होगा आपका
रूट अंडर मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड कॉस थीटा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इसे भी आप याद रख सकते हो। तो यहां हमने 3 फॉर्मूलों को डिराइव करा। पहला फॉर्मूला वेक्टर ए और वेक्टर बी के सम का मॉड, जहां यहां बस प्लस होता था। फिर हमने माइनस देखा, माइनस में ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कॉस थीटा के फॉर्म का हो जाएगा। और एक फॉर्मूला हमने देखा tan अल्फा का, जो कि b cos थीटा बटा a प्लस b sin थीटा के बराबर था। b मतलब मॉड ऑफ वेक्टर b, a मतलब मॉड ऑफ वेक्टर a। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। दिस इज अभिषेक श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।